प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है बहुलक किस किस प्रकार से अपन बना सकते हैं। जैसे योगात्मक बहुलक अपन कैसे बना सकते हैं, संघनन कैसे बना सकते हैं। योगात्मक बहुलक बनाते समय अपन ने उनकी मैकेनिज्म पढ़ी है। 3 स्टेप होते हैं, प्रारंभिक, संचरण, समापन पद, इस प्रकार से। इसी प्रकार संघनन बहुलक के अंदर अपन ने देखा है कि मोस्टली मैंने आपको बताया था कि बच्चों याद रखने वाली चीजें क्या थी अपने पास, कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह अपन यूज कर रहे हैं। तो इनमें से एच हटा देना, ओ एच हटा देना, इसका एच या ओ एच हटा देना, और कुल मिलाकर अपन मोस्टली जल अणु बाहर निकाल रहे थे। तो इस प्रकार इनको आपस में जोड़कर अपन ये बहुलक बनाने के प्रोसेस पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपके इनमें से किसी में कोई दिक्कत या समस्या आपको लग रही है तो आप वो मेरे से जरूर पूछिए, मैं आपको उसके बारे में वापस बता दूंगा अगर बाय द वे कहीं दिक्कत हो तो। अब देखिए, आज अपन पढ़ेंगे ये जो अपन बहुलक बनाने के प्रोसेस है, ये सारे लगभग अपने सेम रहने हैं, इसी प्रकार बनना है। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना इन चीज़ों को। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो बहुलक है उसके अंदर अपन ने एक टाइप में पढ़ा था सह बहुलीकरण। तो सह बहुलीकरण के अंदर अपन ने देखिए सह बहुलक लिख देता हूं मैं यहां। तो यहां ये जो 2 टाइप अपन ने बनाए थे वो एकलकों के बेसिस पे बनाए थे। उसके अंदर अपने पास ये 2 टाइप किस प्रकार के थे, एक था सम बहुलक और एक विषम या सह बहुलक। ये 2 टाइप के अपन ने पढ़े थे। वहां अपन ने डेफिनेशन में बताया था कि सम बहुलक अपन किसे बोल रहे थे, जिसमें सभी एकलक इकाइयां एक जैसी हों, उनको सम बहुलक बता रहे थे। और जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां उपस्थित होती थी उनको अपन सह या विषम बहुलक बता रहे थे। तो यहां देखिए बच्चों, ये सह बहुलक या विषम बहुलक भी बोल सकते हो इसे। इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन वगैरह अपन पढ़ चुके हैं कि क्या है ये, और मोस्टली क्या है इसमें, एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में संघनित हो सकती हैं या जुड़ सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सह बहुलक जो है या विषम बहुलक जो है ये 2 टाइप का पॉसिबल है। 2 टाइप क्या बना सकते हैं अपन इसका, जुड़ना मतलब योगज। तो अपन इस प्रोसेस को बोल सकते हैं योगज सह बहुलीकरण, या योगज जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो बहुलक बन रहा है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, योगज सह बहुलक बोल सकते हैं। योगज सह बहुलक, ठीक है। अब मैंने बताया था कि या तो ये जुड़ सकती है या संघनित भी हो सकती है। तो अगर संघनन हो रहा तो अपन इसे क्या बोल देंगे, संघनन सह बहुलीकरण। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या नाम दे देंगे, संघनन सह बहुलक। तो सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण है, ये 2 तरीके का हो सकता है। अगर एकलक इकाइयां जुड़ रही हैं, योगात्मक है, तो उसे अपन बोल सकते हैं योगज सह बहुलीकरण। और यदि वहां संघनन हो रहा है तो उसे अपन बोल सकते हैं कि संघनन सह बहुलीकरण। अब देखिए कॉमन सी बात भी, सह बहुलीकरण का मतलब अपने पास इकाइयां कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 प्रकार की तो होनी चाहिए। अगर एक जैसी हो जाएगी तब तो सम बहुलक होता है। तो यहां अपने को योग दिखाना है, तो या आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई भी, जैसे मैं यहां डाल दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी 1,3 ब्यूटा डाई इन।
ठीक है, प्लस यहां मैं डाल दूं स्टाइरिन, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों, इन दोनों का अपने को योग करना है, तो अपन बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल से, क्योंकि देखो दो टाइप की एकलक इकाई हो गई, इसका मतलब सबहुलीकरण तो हो गया। असंतृप्त है, पाई बॉन्ड तोड़ के अपन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब अपन योगज कर रहे हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, योगज सह बहुलीकरण। तो इसका बहुलीकरण क्या बन जाएगा अपने पास, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। इस इकाई का, इसका क्या बन जाएगा, CH CH2। ठीक है, इससे अपन बोलते हैं ब्यूना एस। तो इस प्रकार ये जो बहुलीकरण आपने किया है, ये कौन सा बहुलीकरण हुआ, योगज सह बहुलीकरण। सिमिलर इसी प्रकार बच्चों, अगर अपन संघनन करना चाहें तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयां लेनी है और एक से अधिक प्रकार की लेनी है। तो जैसे एक से अधिक प्रकार की मैं बात करूं तो नाइलॉन 6 अगर अपन बनाना चाहें तो उसके लिए अपन कौन कौन सी एकलक इकाइयां यूज करेंगे। हाँ, यही मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि सबसे जरूरी काम जो अपने पास है वो यही होगा कि आपको कौन से बहुलक में कौन सी एकलक इकाई है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी जो समीकरण वगैरह बनाने हैं वो यहाँ बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली उनको बना सकते हो। तो यहाँ देखिए, अगर आपको ये पता हो कि ब्यूना एस में ये दो टाइप की एकलक इकाइयां हैं, तो अपन इसका समीकरण तो बना ही सकते हैं, इसमें तो कोई विशेष काम अपन कर ही नहीं रहे हैं। अपन केवल क्या कर रहे हैं, ये पाई योगज आपको बताया हुआ है, नहीं समझ में आया तो उस क्लास को आप वापस देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि योगज करते समय अपने को क्या क्या करना है। 2-3 बातें मैंने बताई वहां, तो इसका योगज कर देंगे अपन। इसी तरीके से देखिए, अगर अपन जैसे अपने को ये पता है कि नाइलॉन 6 के अंदर एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक एडीपी कमल, ये दो इकाइयां प्रेजेंट होती हैं, तो मैं पहले उन दो इकाइयों को लिख दूंगा, CH2 होल 6 NH2। तो ये हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दूसरा एडीपी कमल, तो ये इकाइयां और इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि कौन से बहुलक में कौन सी एकलक इकाई यूज होने वाली है। अब देखिए, जब अपने को ये पता चला कि नाइलॉन 6 के अंदर ये दो टाइप की एकलक इकाइयां, तो मैंने दोनों इकाइयां लिख दी। अब समीकरण के लिए मैंने आप कोई विशेष काम नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा था कि आपको क्या याद रखना है, अगर आपको COOH दिखे तो OH, तो देखिए बच्चों ये हटा दूंगा, मैं ये हटा दूंगा, दोनों साइड से भी हटा सकते हो, एक साइड आप लास्ट में ब्लॉक भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन फिलहाल आप दोनों साइड से हटा लिया करो, तो ये दोनों हट जाएंगे। मैंने कहा था एमीन समूह दिखता है तो हर कंडीशन में क्या हटा दोगे, H हटा दोगे। और बाय द वे अगर आपको एल्कोहल या ये तो दोनों सिमिलर ही है, तो ये दिखते हैं, तो यहां बच्चों H भी हट सकता है और OH भी हट सकता है, वो डिपेंड करेगा किसके साथ क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, मैं जब इसका ये H हटा दूं, ये H हटा दूं, तो क्या बना मेरे पास, यहां बॉन्ड फ्री हो गया। ये बना, यहां से क्या हटाऊंगा, OH हटाऊंगा,
OH हटाऊंगा तो क्या बचा, C बचा, यानी इसके साथ कौन कनेक्ट होगा, C पर लगा हुआ है CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये H2O यहां से बाहर निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा अपना नाइलॉन 6,6। तो देखिए कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं अपन, बिल्कुल इजीली अपन किसी भी बहुलक का समीकरण बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप बहुलक का समीकरण तभी बना पाओगे जब आपको ये पता हो कि कौन सा बहुलक के अंदर कौन सी एकलक इकाइयां हैं। ये नहीं पता होगा अपने को तो कुछ नहीं कर सकते, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये सबसे मेन और जरूरी चीजें हैं। बाकी समीकरण अपन बिल्कुल इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि अपने को करना क्या आखिर, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके पास सह बहुलक या विषम बहुलक के अंदर जो दो टाइप है, कि ये दो तरीके का हो सकता है, क्योंकि पहली कंडीशन अपने पास हो गई सह बहुलक, मतलब एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां जिनके जुड़ने से या संघनित होने से ये बहुलक बनता है। तो जुड़ने से बनेगा उस समय अपन इसे क्या बोलेंगे, योगज सह बहुलक, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, योगज सह बहुलीकरण। और यदि संघनित होने से बनता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, संघनन सह बहुलीकरण। क्लियर। अब बच्चों योगज सह बहुलीकरण या संघनन सह बहुलीकरण जो है, इसके अंदर ये मैं हटा देता हूं यहां से, आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहो वो देख सकते हो, ठीक है, या वापस रिपीट भी कर सकते हो। तो ये आपका योगज और संघनन सह बहुलीकरण हो गया है। अब देखिए बच्चों, जो एकलक इकाइयां हैं, जो मोनोमर्स है, उनका जो व्यवस्था क्रम है, एकलक इकाइयों का जो व्यवस्था क्रम है, जो जुड़ने का क्रम है, उसके आधार पर अपन इन सहबहुलीकरण या सहबहुलकों को वापस चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल होने वाला है, ध्यान देना। देखिए इसके पहले मैंने सहबहुलक को कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में, और वो किसके बेस पर था, प्रोसेस के बेस पर था ना, कि संघनन हुआ या योगज हुआ। तो प्रोसेस के आधार पर तो उसे अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, और प्रोसेस होने के बाद वो एकलक इकाइयां किस प्रकार से ऐड है, वहां किस क्रम में जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से जुड़ा, चाहे जुड़ने का तरीका योगात्मक हो या संघनन हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन बाद में जो अपने को बहुलक प्राप्त हुआ है, उस बहुलक के अंदर वो इकाइयां किस प्रकार व्यवस्थित हैं, इसके आधार पर अपन इन सह बहुलकों को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, चार भागों में। तो बच्चों ये चार भागों की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां मैं बोल सकता हूं, फर्स्ट टाइप अपन यहां बना सकते हैं क्रम रहित बहुलकन, या बहुलक भी बोल सकते हो, बहुलकन तो प्रोसेस हो गया, बनेगा वो बहुलक बनेगा, ठीक है ना, क्रम रहित बहुलक बोल सकते हो। तो यहां देखिए आपको नाम से ही पता चल जाएगा पूरा आंसर, कोई क्रम नहीं हो, है ना, एकलक इकाइयां अगर अनियमित तरीके से आपस में जुड़ रही हैं तो जो बहुलक बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, क्रम रहित बहुलक बोलेंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, क्रम रहित बहुलीकरण बोल देंगे या बहुलकन बोल देंगे। अब ये क्रम रहित वाला क्या तरीका बना सकते हैं अपन, देखिए यहां मैं डाल देता हूं जैसे Na प्लस Nb, ए और बी के मैंने कुछ नंबर यूज कर लिए यहां। अब अगर जैसे मैं यहां से ऐड करना शुरू कर देता हूं, ए बी
इस टाइप से। इनको फ्री छोड़ देता हूं, मैं एन यूज नहीं कर रहा हूं, बस यूं ही फ्री छोड़ दिया, आगे पीछे जुड़ते जा रहे हैं। तो यहां देखिए कोई पैटर्न यूज नहीं कर रहा हूं मैं। पैटर्न यूज नहीं करने का मतलब हुआ मैंने फर्स्ट टाइम 2 ए यूज किया, बाद में बी यूज किया, फिर सिंगल टाइम ए यूज किया, फिर डबल टाइम बी यूज कर दिया, फिर ए वापस सिंगल यूज कर दिया। मतलब अनियमितता दिखा रहा हूं मैं यहां, कुल मिलाकर आप समझ सकते हो। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, एक निश्चित पैटर्न में मैं यहां नहीं जोड़ रहा हूं। तो ऐसा जो बहुलक बनेगा जिसके अंदर एकलक इकाइयों का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा, वो कौन सा बहुलक कहलाएगा? अपना क्रम रहित बहुलक। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे? क्रम रहित बहुलीकरण। क्लियर? सेकंड में यहां जो टाइप बना रहा हूं वो मैं जैसे बोल देता हूं एकांतरित बहुलीकरण। एकांतरित बहुलीकरण। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। यहां भी एकांतरित मतलब एक के अंतर से। जैसे यहां मैं यूज कर लेता हूं एन ए प्लस एन बी। यहां का जब मैं बहुलीकरण करूं तो आप मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर या अच्छे से समझ चुके हैं कि यहां मैं अब क्या लिखने वाला हूं। तो यहां बच्चों मैं क्या लिखने वाला हूं कि जैसे पहले मैंने यहां ए लिखा, तो इसके जस्ट बाद मेरे को क्या लिखना है? बी लिखना है। फिर वापस क्या लिखना है? ए, फिर बी, ए, बी। इस टाइप से एक एक के अंतर से मैं इन इकाइयों को आपस में जोड़ता रहूंगा। और इस प्रकार का जो बहुलक बनेगा वो मेरा कौन सा होगा? एकांतरित बहुलक। और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा? एकांतरित बहुलकन या बहुलीकरण। क्लियर? तीसरा अपन यहां जो एग्जाम्पल या सॉरी वर्गीकरण अपन ले सकते हैं, जो भाग है वो अपन ले सकते हैं खंड बहुलकन या बहुलीकरण। तो और एक अपने पास चौथा अपन ले सकते हैं कलम बहुलीकरण। तो देखिए खंड का मतलब आप समझ गए होंगे, ब्लॉक, भाग। तो यहां अगर मैं एन ए और एन बी का अगर बहुलीकरण दूं तो मेरे को क्या करना होगा कि ए का अलग खंड जोड़ना होगा और बी का अलग खंड जोड़ना होगा। जैसे यहां मैं थोड़ा कम कर देता हूं, 3 ए यूज कर रहा हूं तो आगे मेरे को 3 बी यूज कर देने। अब ऐसे ए इस तरफ भी जुड़े हुए और इस साइड बी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ए जो मोनोमर है उन्होंने आपस में जुड़कर अपना एक खंड बना लिया, मतलब अपना एक भाग बना लिया। ठीक है ना? इसी प्रकार बी वाले जो हैं वो आपस में जुड़कर उन्होंने अपना एक भाग बना लिया। फिर दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए और एक बड़ा अणु यानी कि बहुलक बन गया। और ऐसा जो बहुलक होगा इसे अपन क्या कहेंगे? खंड बहुलक कहेंगे। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? खंड बहुलीकरण कहलाएगा। अब कलम से भी आप समझते हो, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इनको अच्छी तरह से जानते हैं। कलम रोपण वो होता है ना कि किसी पेड़ पर अपन किसी दूसरे पेड़ का कलम लगाना चाहते हैं तो उसमें एक ब्रांच ऐड कर देते हैं, तो मतलब ब्रांचेज हो जाएंगी। शाखित बहुलीकरण भी इसे आप बोल सकते हो। तो यहां क्या होगा कि एक जो मोनोमर होगी उसका एक बड़ा भाग बन जाएगा, एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी, और उस पर दूसरी जो मोनोमर इकाई है उसकी छोटी छोटी शाखाएं कलमों के रूप में यानी शाखाओं के रूप में जुड़ेंगी। जैसे एक बार आप इसे समझ लीजिए इस प्रकार से। जैसे मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं एन ए और एन बी। तो इसके लिए बच्चों मैं क्या कर सकता हूं? जैसे ए 3 3 6 7 यूज कर दिए मैंने, जैसे एक और कर देता हूं 8 यूज कर दिए। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ 8 ए के पार्टीशन यहाँ ऐड कर दिए। तो यहाँ अब मेरे को क्या करना है? इसके साथ बी को कनेक्ट करना है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बी को डायरेक्टली इसके आगे सामने या इस साइड कनेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास कौन सा बहुलीकरण हो गया? खंड वाला हो गया।
अगर मैं इस b के भाग को यहां ऐड करूं, इस तरीके से यहां पर अगर मैं जोड़ देता हूं इन्हें, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये तो एक मेन श्रृंखला हो गई और इस पर ये छोटी कुछ शाखाएं ब्रांचें निकल गई जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, कलम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बहुलक बना है इसे अपन क्या बोल सकते हैं, कलम बहुलक, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, कलम बहुलीकरण। तो एक बार आप वापस थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए इन चीजों को कि देखिए बच्चों, यहां अपन क्या डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी, वह बहुलक जिसमें उपस्थित एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां अनियमित क्रम में जुड़ी होती हैं, क्रम रहित बहुलक कहलाता है और इस प्रोसेस को क्रम रहित बहुलीकरण कहते हैं। क्लियर? ये चीज अपन जानते तो इजीली लिख सकते हैं इन बातों को अपन। जैसे एकांतरित बहुलीकरण पूछ रहा है तो क्या बताएंगे, वह बहुलक जिसमें उपस्थित एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में एकांतर क्रम में जुड़ी होती हैं, एकांतरित बहुलक कहलाता है और इस प्रोसेस को या सॉरी इस प्रक्रम को एकांतरित बहुलीकरण कहते हैं। खंड बहुलक में क्या हुआ था कि एक एकलक इकाई आपस में जुड़कर अपना एक खंड बना लिया, एक ने, दूसरी ने अपना एक बना लिया, दोनों आपस में जुड़ गई। तो क्या बता सकते हो कि वह बहुलक जिसमें उपस्थित एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां स्वयं के साथ जुड़कर अपने खंडों का निर्माण करती हैं और इन खंडों के आपस में जुड़ने से खंड बहुलक का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को खंड बहुलीकरण कहते हैं। यहां देखिए बच्चों, यहां क्या हुआ है, एक मोनोमर का एक मेन श्रृंखला बनी है और दूसरे टाइप की मोनोमर जो है उसकी शाखाएं जुड़ी हैं। बाय द वे इससे ज्यादा है तो और किसी की भी शाखाएं जुड़ती जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां अपन क्या बता सकते हैं कि वह बहुलक जिसमें उपस्थित एक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक मुख्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं और अन्य प्रकार की एकलक इकाइयां उस पर शाखाओं के रूप में या कलमों के रूप में जुड़ी रहती हैं, कलम बहुलक कहलाते हैं और इस प्रोसेस को कलम बहुलीकरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर अपने ये चीज पता अपने को तो इजीली अपन उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर भी अगर कोई दिक्कत या समस्या आपको दिख रही है, लग रही है, तो आप मेरे से इस पर जरूर कंसल्ट कीजिए और ये आपका सबहुलक का जो वर्गीकरण है ये खत्म होता है यहां। इसके बाद देखिए अपने यहां एक छोटा सा टॉपिक डाला हुआ है कि सबहुलीकरण आखिर क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों एडिशन इन ब्रांचों को जोड़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बहुलक अपन ने बनाया है, भले ही वो संघनन से बनाया या योगज से बनाया है, तो उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें दूसरे बहुलक ऐड कर देते हैं, दूसरी इकाइयां ऐड कर देते हैं। तो कुल मिलाकर गुणों के अंदर संशोधन करने के लिए, गुण सुधारने के लिए उसका सबहुलीकरण किया जाता है या उसमें कुछ नए पदार्थ ऐड किए जाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल वगैरह अपन वहां देखेंगे। तो यहां देखिए बच्चों, इसके बाद आपके जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक आता है कि बहुलक का जो द्रव्यमान है, भार जो है इसका, वो अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो यहां देखिए थोड़ा सा ये क्या है, अजीब सी परिभाषाएं होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसे याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कभी किसी बच्चे के, लेकिन अगर आप उसे समझ जाते हो तो आप इजीली उसे बना सकते हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाए। तो बच्चों, बहुलक का जो भार है या जो द्रव्यमान है वो क्या करते हैं, क्योंकि यहां अपने पास इकाई फिक्स होती नहीं है, किसी में 100 मतलब 1000 हो सकती है, किसी में 500 हो सकती है, किसी में 200 हो सकती है। तो इकाइयां फिक्स नहीं होने की वजह से अपन किसी भी बहुलक के लिए ना एग्जैक्ट या वास्तविक वेट की बजाय, क्योंकि उनकी सभी इकाइयों का द्रव्यमान भी फिक्स नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि
वो भी क्या होता है, इकाइयां कुछ ब्रांचों में जुड़ जाती हैं, किसी साइडों में ऐड हो जाती हैं, इस प्रकार उनके द्रव्यमान में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से बहुलकीकरण के अंदर या बहुलकों में जो द्रव्यमान या जो भार यूज किया जाता है वो मोस्टली क्या करते हैं, औसत यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां इसके भार को दो टाइप से प्रदर्शित करते हैं अपन। एक तो करते हैं इसे संख्या औसत अणुभार, और दूसरा अपन यहां यूज करते हैं, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं m बार n से, m बार n। दूसरा अपन यहां यूज करते हैं भार औसत अणुभार, इसको प्रदर्शित करते हैं m बार w से। क्लियर? तो यहां देखिए बच्चों, जो संख्या औसत अणुभार अगर अपन निकालते हैं तो उसके लिए अपन ये मान लें कि अपने पास एक बहुलक के अंदर 3 प्रकार की एकलक इकाइयां, ठीक है, और संख्या में बहुत ज्यादा होंगी। तो जो 3 प्रकार की एकलक इकाइयां हैं उनको मैं प्रदर्शित करने के लिए जैसे यूज कर लूं n1, n2, n3। क्लियर? अब n1 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक है, n1 एक टाइप है, ठीक है ना। तो n1 जो टाइप है उस प्रकार की बहुत सारी एकलक इकाइयां हो सकती हैं। इसी प्रकार n2 प्रकार की बहुत सारी होंगी और n3 प्रकार की बहुत सारी होंगी। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो द्रव्यमान है, वो मैं यूज करता हूं m1, इसके लिए मैं यूज कर देता हूं m2 और इसके लिए यूज कर देता हूं m3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर मैं इनका संख्या औसत अणुभार अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, m बार n इक्वल इन दोनों का गुणा n1 इंटू m1 प्लस इन दोनों का गुणा n3 गुणा m3 डिवाइड बाई इनका योग, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं ना, तो इकाइयों का योग। तो इसको अगर मैं हल करूंगा तो यहां जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर मेरा क्या होगा, संख्या औसत अणुभार होगा। ठीक है, अब मैं इसे संयुक्त रूप से ऐसे भी बता सकता हूं कि मेरे पास, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं कि 3 ही प्रकार की इकाइयां हो, बहुत सारी इकाइयां भी हो सकती हैं, तो इन सब का जो मान है उसको मैं अगर ni से व्यक्त कर दूं, इसी प्रकार द्रव्यमान के लिए मैं mi यूज कर लूं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस टाइप की जो इकाइयां हैं वो सब। तो यहां मैं m बार n को बता सकता हूं सिग्मा, मतलब बेटा उन सभी का जोड़। तो किनका जोड़, इन इकाइयों की संख्या और गुणनफल का। तो मैं यहां क्या संख्याओं के योग को मैं किससे व्यक्त कर रहा हूं, गुणा को ni से व्यक्त कर रहा हूं और इसको mi से दर्शा रहा हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ni इंटू mi बटे ni। तो यहां इन दोनों का जो गुणा है, इससे एक शब्द यूज करते हैं अपन, संहति। लेकिन ये शब्द क्या थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि इससे पहले अपन ने कभी इसे पढ़ा नहीं, देखा नहीं है। तो मैं इससे भी आपको ये तरीका बता सकता हूं कि आप इन चीजों को बोल दो, जो हो रहा है ना उनको बोलकर, और ये क्या हो गया, इसमें भाग लगाया अपन ने इसका, तो इसका अनुपात भी बोल सकते हो। तो अनुपात बोलना चाहो तो ठीक है, और भाग का जिक्र करना चाहो तो ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप उसकी ये परिभाषा बना सकते हो। तो ये आप सुनिए बेटा कैसे परिभाषा बना सकते हैं। तो यहां देखिए अपन ने क्या लिखा ऊपर, बहुलक अणु में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या और उनके द्रव्यमानों का गुणा किया ना यहां, तो द्रव्यमानों का गुणनफल, इकाई की संख्या और उनका द्रव्यमान का गुणा,
इकाई की संख्या और उनके द्रव्यमान का गुणा, और बाद में क्या किया, इन सभी गुणा को आपस में जोड़ा है। देखो यहां, तो जो आपको ठीक लगे वो आप बता सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हैं अपन यहां ऊपर वाली जगह, देखो इस लाइन के ऊपर का जो मैटर है उसको अपन क्या बता सकते हैं कि बहुलक अणु में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के योग। हो गई ऊपर वाली लाइन कंप्लीट। एकलक इकाइयों की संख्या और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के योग, पूरा योग। योग में, अब योग में किसका भाग लगाया अपन ने, एकलक इकाइयों की संख्याओं के योग का भाग लगाया है। तो में एकलक इकाइयों की संख्याओं के योग का भाग देने पर प्राप्त परिणाम जो है वो संख्या औसत अणुभार कहलाता है, और इसे m/n से प्रदर्शित करते हैं और निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। बाद में ये सूत्र डाल देंगे। समझ में आई या नहीं बात? रिपीट करूं वापस, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा ऐड कर दिया, मैं अब सीक्वेंस से बोल रहा हूं, तो आप उन चीजों पे ध्यान देना। पहले मैं ऊपर वाला मैटर बताऊंगा क्या है, और उसके बाद मैंने किसका भाग लगाया वो बताऊंगा। ठीक है, तो अब सुनिए बच्चों, बहुलक अणु में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के योग में एकलक इकाइयों की संख्याओं के योग का भाग देने पर प्राप्त परिणाम संख्या औसत अणुभार कहलाता है। इसे m/n से प्रदर्शित करते हैं और निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो बाद में ये सूत्र डाल दोगे, ये वाला डालना चाहो तो ये भी बता सकते हो। क्लियर? दूसरा जो अपने पास है भार औसत अणुभार वाला, इसमें क्या है, ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस अपन करने वाले हैं। वो डिफरेंस अपन क्या करने वाले हैं, m/w इक्वल सिग्मा ni mi स्क्वायर, ni mi। ठीक है, तो देखिए क्या डिफरेंस किया बच्चों मैंने, यहां mi जो है इनका मॉलिक्यूलर जो वेट है उसका मैंने वर्ग कर लिया, स्क्वायर का मतलब उनका वर्ग कर दिया है। अब देखिए अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता, हमेशा अगर सभी का बराबर वेट होगा तो उस समय क्या होगा, इस चीज को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सिग्मा ni mi गुणा mi स्क्वायर को, नीचे क्या बचा अपने पास, ni और mi, ये बचा। अब देखिए बच्चों mi से mi अगर बराबर होगा तब, वरना नहीं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम रह गई। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ बहुलकों के अंदर ऐसा होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहां देखिए ये इसका फॉर्मूला सेट किया अपन ने, इसको अगर आप बोल दोगे तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जैसे यहां बोला है वैसे ही वहां बोल दो। अगर मैं उसको इस टाइप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए कैसे लिखूंगा, m/w इक्वल n1 गुणा m1 गुणा m1, स्क्वायर करेंगे ना अपन इसकी, सिमिलर n2 गुणा m2 गुणा m2 बटे 2 इकाई अगर मैं मानूं तो नीचे मेरे को क्या लिखना है, n1 प्लस गुणा m1 प्लस n2 गुणा m2, क्योंकि नीचे मेरे को m भी डालना है। तो देखिए पहले ऊपर वाला मैटर बोल दो क्या है, तो क्या लिखा ऊपर क्या लिखा अपन ने कि बहुलक अणु में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या और उनके द्रव्यमानों के वर्ग हुआ ना, यहां स्क्वायर हो गया। तो बहुलक अणु में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या और उनके द्रव्यमानों के वर्ग के गुणनफल के योग में, गुणनफल के योग में एकलक इकाइयों की संख्या और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के योग का भाग लगाने पर प्राप्त परिणाम
भार औसत अनुभार कहलाता है। इसे एम बार डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और इस सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषा में देखिए कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ आपको ये मैटर ढंग से दिमाग में रखना है कि यहां क्या हो रहा है उसके बारे में पूरा लिखना पहले, फिर किसका भाग लगा रहे हो वो पूरा लिख देना, और जो परिणाम आ रहा है वो आपका ये आंसर हो जाएगा। इजीली बना सकते हो आप। अब यहां से अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके बनता है तो उसमें आपको क्या है, इनकी इकाइयां दे देंगे कि भैया आपकी N1 जो है वो इतनी इकाइयां हैं, उनका मोलिकुलर वेट इतना है, समझ गए ना बात को। और उसके बाद आपको उससे संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार पूछा जा सकता है। तो यहां देखिए एक अपन टॉपिक डालेंगे यहां, बहुप्रक्षेपण घातांक पीडीआई, बहुप्रक्षेपण घातांक। तो बहुप्रक्षेपण घातांक एक्चुअल में है क्या, तो देखिए बच्चों यहां ये m बार w अपॉन m बार n, परिभाषा तो समझ गए आप, इजीली बना सकते हो। बहुलक अणु में भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार के अनुपात को बहुप्रक्षेपण घातांक या पीडीआई कहते हैं। वापस बोलूं, क्या परिभाषा बन जाएगी, पहले इसका जिक्र कर दो क्या है। तो बहुलक अणु में उपस्थित भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार के अनुपात को क्या कहते हैं, पीडीआई कहते हैं, बहुप्रक्षेपण घातांक कहते हैं। तो जो प्रोटीन जैसे प्राकृतिक बहुलक होते हैं उनके लिए क्या होता है बच्चों कि m बार w और m बार n की वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि उनके अंदर ये जो m की वैल्यू ये बराबर होती है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों का मान क्या रहता है, सेम रहता है। किसके लिए, प्राकृतिक बहुलकों में प्रोटीन जैसे कुछ बहुलक हैं उनके अंदर मोस्टली ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्रोटीन का पीडीआई मान कितना होता है, तो प्रोटीन का पीडीआई मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो संश्लेषित बहुलक हैं उनके लिए पीडीआई का मान जो है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका मान 1 से ज्यादा चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका बहुप्रक्षेपण घातांक हो गया, और आप यहां तक का अच्छे से मैटर समझ लेना, पढ़ लेना। फिर भी अगर कोई समस्या है, दिक्कत लगती है तो आप जरूर पूछिए। चलो उसके बाद अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चलो।